स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 3 का वीडियो है। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके लिए कि इनमें ना ये प्रश्न कई बार आता है कि निम्न परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे, यानी कि ये आपके जैसे केंद्र में इस टाइप के बच्चे हैं तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, या फिर जो ये समस्या वाले जो बच्चे हैं उनके माता पिता है ना कैसे इनसे निपटेंगे, या फिर कैसे उनके लिए घर पे ही प्रयास कर सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं इनमें, जैसे कि प्रमस्तिष्क घात वाला बच्चा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आक्रामक व्यवहार किसी का हो या फिर जो केंद्र में बच्चा क्रोधावेश करता हो उसके व्यवहार से कैसे निपटेंगे, कोई अति सक्रिय बच्चा है डर व दुर्भीति से निपटेंगे कैसे, बच्चे को अगर दौरे पड़े या फिर जो विशेष बच्चे अगर आपके पास आए सीखने के लिए तो उनके साथ काम कैसे करें, विनिर्मित व्यवहार यानी कि जो बच्चे का व्यवहार जैसे बदलता रहता है ना, नियमित नहीं रहता, तो वो उससे कैसे निपटेंगे, दृष्टि दोष वाला अगर बच्चा है तो उसके विकास के लिए क्या प्रयास करेंगे, स्वर्ण दोष वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या प्रयास करेंगे। तो हम शुरू से देखते हैं, पहले प्रमस्तिष्क घात से शुरू करते हैं। तो प्रमस्तिष्क घात है जो कि जिसका नाम है सेरेब्रल पल्सी। अभी सेरेब्रल पल्सी का मतलब है कि जो हमारा जो मस्तिष्क है उसके जो दोनों साइड के जो मस्तिष्क के साइड के दोनों भाग है, और जो पल्सी है उसका मतलब होता है उनमें असमानता या क्षति। इसका मतलब है कि जो शारीरिक गति को नियंत्रित जो करता है ना मस्तिष्क को, उस नियंत्रण को नष्ट कर देता है ये। तो जब क्या प्रमस्तिष्क का घात होता है, ये सब आरंभिक वर्षों में दृष्टिगत होने लगता है, यानी कि अगर जैसे किसी बच्चे को ये समस्या है ना तो शुरू से ही दिखने लग जाती है उसमें, जिसमें क्या व्यक्ति के मस्तिष्क को क्षति पहुंचने के कारण उससे पक्षाघात हो सकता है, शारीरिक अंगों में कमजोरी आ सकती है, स्थूल व सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है ना उनका वो सही नहीं होता, इन गतिविधियों में समन्वय नहीं बन पाता है, और चलने में या कुछ भी पकड़ने में क्या दिक्कत होती है इससे प्रमस्तिष्क घात वाले रोगी को। यह रोग लगभग हर देश या हर प्रकार के परिवार में पाया जाता है। प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इसी रोग के साथ जन्मता है, यानी कि जैसे अगर 300 बच्चे पैदा हो रहे हैं एक दिन में मान लो, घंटे में मान लो, कैसे भी अगर 300 बच्चे बोर्न हो रहे हैं तो उनमें से एक बच्चा प्रमस्तिष्क घात के साथ पैदा होता है, यानी कि उसे ये रोग होता है। बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए थेरेपी, विशेष शिक्षा, उच्च व नवीन जो तकनीकें आ रही हैं तो उनका प्रयोग लिया जा सकता है। इसके लिए कई इनके क्या कई तरह से हम इनके लिए विकास के लिए जो प्रयास है वो कर सकते हैं। जैसे कि प्रमस्तिष्क घात है उसमें बच्चों को निम्नलिखित समस्याएं दृष्टिगत होती हैं, यानी कि हम उनकी जो विशेषताएं होती है ना प्रमस्तिष्क घात वाली, जिनको देख के हम पहचान जाते हैं, वे जो विशेषताएं निम्नलिखित है कि मानसिक मंदता होती है प्रमस्तिष्क घात वाले को, उसे दृष्टि दोष हो सकता है, स्वर्ण संबंधी दोष हो सकता है, बोलने संबंधी दोष हो सकता है। तो अब इसमें देखो मैंने 70% लिखा है, यानी कि जो बोलने संबंधी दोष है ना लगभग 70% प्रमस्तिष्क घात के रोगियों में पाया जाता है। जैसे कि अगर 100 लोगों को प्रमस्तिष्क घात की बीमारी है तो उसमें से 70 लोगों को बोलने संबंधी समस्या जरूर होती है, उनको दौरे पड़ते हैं, सुनने की समस्या रहती है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार रहते हैं और शारीरिक अपंगताएं कुछ होती हैं। एक और तो प्रमस्तिष्क घात में जैसे बच्चे की समस्याएं ना बहुत कम होती हैं, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है ना, इतनी कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ कई बच्चों को इतनी समस्याएं होती हैं कि बच्चे को मतलब खड़ा होने में, चलने फिरने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए क्या कुछ प्रशिक्षण किए जाते हैं। अभी मस्तिष्क घात के कारण क्या क्या मुख्यतः यह जन्म के समय या जन्म के बाद मस्तिष्क अगर क्षतिग्रस्त हो जाए ना उस वजह से होता है, या फिर मस्तिष्क का सही विकास ना हो उस वजह से होता है। अवरुद्ध रक्त कोशिकाएं, जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं, अगर उनमें कुछ जैसे ब्लड सर्कुलेशन ढंग से ना हो पाए ना, वो रुक जाए तो ये प्रमस्तिष्क घात हो सकता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी, चोट लगने, दुर्घटना में मस्तिष्क में क्षति, जन्म से पूर्व माँ को अगर जर्मन खसरा, रूबेला, रेडिएशन और एनोटिसिया, टॉक्सिमा या मधुमेह यानी कि शुगर, ये बीमारियां अगर हो तो बच्चे को प्रमस्तिष्क घात गर्भ में ही हो सकता है। या फिर कुछ कारण ऐसे कि प्रसव काल जन्म के समय बच्चे को आघात लग जाए, या परिपक्व बच्चा पैदा हो जाए, बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इन वजह से भी प्रमस्तिष्क घात हो सकता है। इसकी देखभाल या व्यवस्था इन बच्चों की आप कैसे करेंगे।
अभी इनके लिए क्या है, ब्रह्मस्तिष्कघात के उपचार से जरूरी उसके बचाव है जो कि निम्नलिखित है। अब इसमें क्या, गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य बात है, यानी कि जो माँ गर्भवती है ना उस टाइम उसे जो संक्रमण है उनसे बचाएं, खसरा, रूबेला, माता पिता का ब्लड जो टेस्ट होता है वो किया जाए, मधुमेह वगैरह अगर जैसे ब्लड टेस्ट में निकले ना विषाक्तता हो तो उनको उस माँ का इलाज उसी टाइम कर देना चाहिए। बाहरी चोट आघात से बचना चाहिए माँ को। जन्म के दौरान क्या क्या बातें याद रखनी कि जन्म के समय जो है ना प्रशिक्षित दाई वगैरह हो या डॉक्टर नर्स हो उन्हीं के पास जाके प्रसव करवाना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए इसके लिए अच्छी चिकित्सीय सुविधा चुने। प्रसव के टाइम अधिक दर्द ना सह मतलब है बहुत ज्यादा दर्द हो तो उसमें भी बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब दर्द ज्यादा हो तो जो दर्द के लिए क्या दवा दी जाती है ऑक्सीटोसिन, तो वो ज्यादा ना लें। बच्चे का जन्म अगर अपरिपक्व ना हो इसके लिए भी माँ ध्यान रखे कि भाई अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखे ताकि बच्चा जन्म से पहले पैदा ना हो। जन्म के बाद जो बातें ध्यान रखनी है वो कि अभिभावकों को बच्चों की प्रगति के उपाय व समस्या को कम करने के उपाय बताएं, साधारण क्रियाएं करवाएं, अभिभावकों व बच्चों को कार्य में स्वतंत्रता के लिए समझाएं, शिक्षा व सामाजिक समायोजन के उपाय कर सकते हैं, व्यावसायिक चिकित्सा कर सकते हैं, थेरेप्यूटिक प्रशिक्षण, खेल चिकित्सा हो गई, सहायक उपकरण, व्यवहार परिमार्जन, देख रेख, और घर पे ही उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण भी कर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं माता पिता, प्रमस्तिष्क वाले बच्चे के लिए निगलना सिखा सकते हैं। बच्चे को जैसे खाना खाने में क्या बच्चे को खुद से खाना खाने के लिए प्रेरित करें, उसको खाना खाने में सहायता करें ताकि बच्चा धीरे धीरे खुद से सीख जाए। शौचालय का प्रयोग करना, हाथ की जो क्रियाएं होती है ना उनमें समन्वय बनाना सिखाएं बच्चे को। नेक्स्ट हमें बताना है कि अगर बच्चा क्रोधावेश यानी कि आक्रामक व्यवहार करे तो क्या करें। बच्चा क्रोधावेश में जमीन पे लौटकर चिल्लाने या रोने लगे तो उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दे, चिल्लाने पर उसकी ओर ज्यादा ध्यान ना दे। बच्चा जब स्वयं ये सब करके थक जाए और फिर उसके बाद क्या अपनी बारी की प्रतीक्षा करे यानी उसका क्रोध शांत हो जाए तो उसके बाद उसकी तारीफ करे कि अरे वाह आप तो अच्छे बच्चे बन गए, अपने आप ही शांत हो गए थे। अगर बच्चा जैसे क्रोध कर रहा है उसके बाद नाराजगी दर्शाए है ना, मुंह फुला के बैठ जाए, तो उसे एकांत में समझाना है, ऐसे नहीं कि सबके सामने। उसे फिर समझाएं कि है ना जो सामान्य नियम होते हैं सबके लिए है ना, आपको अपनी बारी के टाइम ये मिलेगा, आपको ये चीजें तब मिलेंगी, जिद करने से कुछ नहीं होगा, देखो दूसरे बच्चे भी तो ऐसे करते हैं। इस तरह दृढ़ता पूर्वक और प्यार से समझाए उन्हें। उन्हें ये लगना नहीं चाहिए कि ना हम प्यार से बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं, यानी प्यार से दृढ़ता पूर्वक समझाएं। बच्चा ऐसा व्यवहार करे तो उसका अवलोकन करें कि ये ऐसा व्यवहार किस किस सिचुएशन में करता है, क्यों करता है। बच्चे की आवश्यकताएं व विकास के स्तर के आधार पर उसके व्यवहार को सुधारने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। अच्छी अच्छी योजना बनाए इसके लिए कि ये कर सकते हैं। गलत व्यवहार करे बच्चा तो उसे समझाएं, उचित व्यवहार पर उसे पुरस्कृत भी करें। अब जरूरी नहीं है कि पुरस्कार में उसे कुछ चीज ही दे ना, उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। क्रोधावेश अगर कम हो तो उसकी प्रशंसा करें, उसे सामान्य बच्चों के समान ही समझें। अभी हमें बताना है कि अगर बच्चा अति सक्रिय है तो उससे कैसे निपटेंगे। ऐसे बच्चों के द्वारा कोई भी करेगा बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कर देते हैं, एक काम शुरू करेंगे पूरा करेंगे नहीं उसके बाद दूसरे काम में लग जाएंगे। वो अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए वे एक चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इस जो अति सक्रिय बच्चे ना इसका उपचार औषधियों से तो संभव है, पर इसके साथ साथ माता पिता भी जो कार्य करता है ना उनको भी कुछ प्रयास करने चाहिए होते हैं। जैसे कि बच्चा कोई भी कार्य जैसे बच्चे से कार्य करवाना है पूरा तो उसके लिए बहुत स्पष्ट शब्दों में उसे समझा दे ताकि आसानी से समझ जाए कि ये काम ऐसे है, इस तरह से पूरा करना है, बिना पूरा किए छोड़ना नहीं है। जब बच्चा कोई काम करे तो उस समय उसके पास रहे और क्रम के अनुसार उसे पूरा काम करेगा, अब ये करो अब ये करो ये करो, मतलब बीच में छोड़ने नहीं देना है। काम पूरा करने के लिए उसे निर्देश देते रहें। बच्चे के अच्छे व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत करें। शुरू में टॉफी दे सकते हैं बट उसके बाद क्या बच्चे की सिर्फ प्रशंसा ही करें, टॉफी देना ज्यादा सही नहीं है। सबके सामने बच्चे को अधिक दंड ना दें। जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कुछ देर दीवार की साइड मुंह करके बैठ जाओ, बच्चा अगर काम पूरा ना करे ना तो फिर जब थोड़ी देर के बाद उसे प्यार से समझाएं कि हमने इस वजह से आपको ये दंड दिया है कि देखो सबने किया आपने नहीं किया, आपने अपना काम भी पूरा नहीं किया इसलिए आपको दंड दिया। ये बात प्यार से चुपचाप समझाएं, उसे सबके सामने शर्मिंदा ना करें। बच्चे के व्यवहार के प्रति अपने व्यवहार में समरूपता लाएं, यानी कि बस स्ट्रिक्ट है तो स्ट्रिक्ट ही रहना है, ऐसा नहीं कि आज कर लिया आज बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे करने दो जो करना है, फिर आप दूसरे दिन उसे समझाने बैठेंगे तो बच्चे को तो समझ ही नहीं आएगा मुझे करना क्या। एक दिन तो कुछ कहते नहीं, एक दिन तो मतलब मैं कुछ भी करूं, दूसरे दिन फिर कहते हैं कि गलत कर रहा है, कल क्यों नहीं कहा कि गलत कर रहा है। तो इससे कि बच्चा जब भी ऐसा व्यवहार करे तो अपना जो अपना खुद का नेचर है वो समरूप रखें बच्चे के साथ।
अगर बच्चे को डर या दुर्भीति हो, उससे कैसे निपटे, फियर या फोबिया हो बच्चे को, तो डर या दुर्भीति या फिर जो भय होता है वो अधिकतर जो शैशवावस्था के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा होता है। इनमें ऐसी संवेगात्मक स्थिति हो जाती है कि जिसमें बच्चा क्या किसी भी डेंजर, कोई भी चीज दिखेगी या फिर उसके बारे में सुनते ही उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है बच्चा। बच्चों को अंधेरे में, अजनबी लोगों से, अनजान जगह पे, जानवर या फिर तेज आवाज, इन सबसे डर लगता है। धीरे धीरे बच्चे क्या बड़े हो जाते हैं तो ये डर समाप्त हो जाता है। इससे निपटने के लिए निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। जिस वस्तु की वजह से बच्चे को डर लग रहा है तो उस चीज को ही वहीं से हटा दें। और अगर ऐसा संभव ना हो कि भाई देखो चीज तो हट ही नहीं सकती है, तो बच्चे को उस जगह से थोड़ा दूर लेके जाएं ताकि बच्चे को वो चीज दिखाई ना दे, तो डर का कारण ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, बच्चे से बात करें, उससे बच्चे से पूछे कि अच्छा आपको किस चीज से डर लगता है, डर क्यों लगता है, इस चीज से कैसा महसूस करते हैं आप उस टाइम। इससे क्या बच्चे की थोड़ी टेंशन कम होगी। और अगर बच्चा बताए तो ठीक है, और नहीं बताए ना तो उसको जबरदस्ती ना करे। हो सकता है हम पूछे, बच्चा और अंदर ही अंदर डर रहा हो, अगर वो बताना चाहे ना, इंटरेस्टेड हो, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। बच्चे को प्यार से समझाएं। हो सकता है शायद इससे क्या उसका नेचर चेंज हो जाए कि अच्छा ये तो बता रहे हैं कि इससे तो कुछ नहीं होता। इस टाइप से थोड़ा प्यार से समझाएं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका डर कम हो जाता है, पर इसके लिए निरंतर प्रयास करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम प्रयास करेंगे तो हम बच्चे को इस डर व दुर्भीति से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर बच्चे को दौरा पड़ गया तो आप क्या करेंगे, ये बताना है। बच्चे को जब दौरा पड़ जाए ना, जब, तो उसे रोके नहीं। मतलब जब दौरा पड़ रहा है, बच्चा हिल रहा है, तो उसे ऐसे टाइट पकड़ के ऐसे नहीं रखना है, उसे रोके नहीं, पकड़े नहीं। जमीन पे बच्चा गिर सकता है, इसलिए क्या आसपास की जगह जैसे फर्नीचर है, कोई भी चोट लगने वाली चीज है, उन सबको हटा दें। बच्चों को दौरा पड़े तो उसे क्या अजीब सा अनुभव होता है उससे पहले, तो बच्चे को इस बारे में समझाएं और उसे पूछे कैसा महसूस होता है। और ऐसा ही महसूस हो तो बच्चे को समझा दे कि जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो ना, तो हम अपना ना बता दिया करो, आप मुझे बता दो या फिर केंद्र में जो कोई हो या घर पे कोई भी हो तो उनको बता दिया करो। ताकि क्या है, बच्चे को ऐसा सिखा दें हम कि बच्चा कि आपको ऐसा महसूस हो तो किसी चीज का सहारा लेके तुरंत बैठ जाओ। इस तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। दौरे के दौरान बच्चे का सिर अपने हाथ में ले ले, ताकि क्या बच्चे का सिर एकदम से बच्चा नीचे गिरे तो चोट ना लगे। बच्चे के सिर को ऐसे पकड़ तो लेना, हाथ में तो रखना है, पर ऐसा नहीं है कि टाइट पकड़ लेना है। जैसे दौरे में बच्चा हिल रहा है तो ऐसे नहीं है कि उसको टाइट पकड़ लिया, हिलने नहीं देना। जैसे जैसे सिर हिल रहा है, हाथ को हमारे ऐसे ही रखना है, फ्री रखना है हमें, हम भी साथ में हिलते रहे, बस टाइट नहीं पकड़ना है। अगर संभव हो तो बच्चे का सिर्फ एक साइड मोड़ दे, मतलब तिरछा कर दे, ताकि क्या जो जीभ होती है वो गले में ना अटके। और क्योंकि क्या जीभ अगर पलट के और गले में अटक जाती है दौरे के दौरान तो बच्चे का दम घुट सकता है। और थूक होता है वो थोड़ा साइड में कर देंगे ना बच्चे का मुंह तिरछा, तो उससे थूक निकलता रहता है, वो गले में इकट्ठा नहीं होता, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती बच्चे को। तो ये कर सकते हैं। जब बच्चे को झटके आने कम हो जाए तो बच्चे को करवट के बल लिटा दे, ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके। बच्चों के दांत क्या जब दौरा पड़ता है तो बच्चे के जीभ को ना दांत के बीच में भींच के और दबा के काट सकते हैं। तो उसके लिए क्या ले, कोई मुलायम कपड़ा या रुमाल की तह बना के जबड़ों के बीच में डाल दे, तो उससे क्या जीभ तक दांत पहुंच नहीं पाएंगे और बच्चे की जीभ सुरक्षित रहेगी। बच्चे ने अगर टाइट कपड़े पहन रखे तो उनको थोड़ा सा लूज कर दें। बच्चा होश में आए तो बच्चे को थोड़ी देर की लेटे ही रहो, लेटे रहने दो और उसके पास बैठ जाए, ताकि क्या उसे थोड़ी सांत्वना मिले, आश्वस्त रहे कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ। और जो बच्चे हैं उससे जब भी बच्चे को इस बारे में क्या बात करे कि अच्छा आपको ऐसा हुआ था, कैसा फील हुआ था। अगर हो सकता है बच्चे को याद भी ना रहे तो उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करे, बस हाँ अगर कर पाए बच्चा तो बात करे, ताकि उसको थोड़ा सा हल्का फील होगा। उसके माँ बाप को, जैसे माता पिता को जरूर बताएं ये बात कि भाई आज दौरा पड़ा था, इतनी देर चला था। और ये इस चीज का ना ऐसे जरूरत नहीं कि दौरा पड़े तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। अगर हम माता पिता ने कहा है कि भाई गंभीर स्थिति होती है कई बार इसकी, डॉक्टर को बुलाना है, तो उस टाइम बुला सकते हैं। अन्य जो बच्चे हैं केंद्र में, तो क्या बच्चे के साथ ऐसा होगा तो बच्चे होते हैं क्या वो उसका मजाक उड़ा सकते हैं। उनको कुछ समझ में तो आएगा नहीं क्या हो रहा है, तो क्या उन बच्चों को इस बच्चे की स्थिति के बारे में बता दे कि भाई इसकी ये प्रॉब्लम है, इसकी ये इस वजह से इसकी दिक्कत हो जाती है। तो इससे क्या करेंगे, बच्चे उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे, जबकि क्या हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। चलो चलो चेयर इधर उधर उठाओ, है ना, इसके साथ बैठ जाओ, मदद करो, पानी लेके आओ, ये चीजें बच्चे कर सकते हैं। तो उससे क्या उस बच्चे को बुरा भी नहीं फील होगा, उसे उसका मजाक भी कोई नहीं उड़ाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या ध्यान रखनी है,
जो कार्यकर्ता हो या माता पिता हो, खुद को शांत रहना है, घबराना नहीं, अधीर नहीं होना। क्योंकि अगर समझो हम ही परेशान हो जाएंगे तो बच्चे को संभालने के लिए कहाँ से हम एनर्जी लेके आएंगे। तो खुद भी शांत रहना है। तो ऐसे करके हम दौरे वाले बच्चे से निपट सकते हैं। अभी अगर किसी बच्चे को चोरी करने की आदत है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों में चोरी क्या की आदत क्या शुरू से पड़ जाती है बच्चों को। खुद शुरू में क्या बच्चा खाने पीने की कोई चीज लेता है, फिर अपनी चीजें घर से उठा लेता है, फिर दूसरों की उठाने लग जाता है। लेकिन जो बच्चों की चोरी होती है और बड़ों की चोरी होती है थोड़ी अलग होती है। कि छोटे बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको जो चीज पसंद आ जाती है, मिठाई हो, खिलौना हो, किसी का भी उठा लेते हैं बिना परमिशन के। धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। क्योंकि इस टाइम के बच्चों को ये तो पता नहीं होता क्या चीज मेरी है, क्या किसी और की है, या फिर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। बच्चे क्या छोटे बच्चे ज्यादा सामाजिक तो होते नहीं, उन्हें क्या पता, हम सिखाएंगे तभी तो पता चलेगा। तो ये उसमें अंतर करना नहीं आता, पर आगे जाके ये आदत गंभीर रूप ले सकती है। तो अगर जैसे हम देखें कि केंद्र में कोई ऐसा बच्चा जो किसी की चीज ले रहा है तो क्या करे, पहले उसका अवलोकन करे ताकि हमें पता चले कि वो चोरी क्यों करता है। अगर बच्चे की चोरी पकड़ लें तो सबके सामने डांटने के बजाय क्या एकांत में ले जाकर समझाएं, सबके सामने शर्मिंदा ना करें। बच्चे की जो चीजें हैं उनकी पहचान करें, और जब वे केंद्र में आए और केंद्र से जाते टाइम क्या देखें कि बच्चे की चीज ही बैग में है। अगर अन्य बच्चों की है तो उसे ऐसे नहीं कहें कि तुमने चुरा लिया, नहीं, ऐसे कहें ओहो इसके ऊपर तो देखो ये निशान नहीं है, ओहो ये किसकी है भाई, पूछ के दूसरे बच्चे को दे दे। इससे क्या उस बच्चे को ऐसे भी नहीं लगेगा कि मुझे डांट रहे हैं, और उसे ये भी फील हो जाएगा कि है ना अच्छा ये मेरी नहीं है, मैंने ले ली, इसका मतलब ये गलत चीज है। तो इस तरह से उसे समझाए। यदि बच्ची खाना चुराती है तो परिवार से बात करेगी। हो सकता है बच्ची को खाना ना मिल रहा हो घर पे, पेट भर खाना नहीं मिल रहा हो, अच्छा खाना नहीं मिल रहा हो, इसलिए ऐसा कर सकती है। तो फैमिली से बात कर सकते हैं, परिवार से बात करें, उनसे बात करें इसके बारे में कि बच्चा जो तो खुद को असुरक्षित मान रहा है, किस वजह से चोरी कर रहा है, उसे प्यार स्नेह सकारात्मक माहौल ये सब नहीं मिल रहा क्या, इस वजह से बच्चा कर रहा है। तो ये सब कर सकते हैं। अगर बच्चा विशेष बच्चा है केंद्र में, उनके साथ काम करते टाइम क्या कर सकते हैं। वैसे तो विशेष बच्चे केंद्र में बच्चों के साथ खेलते हुए सीख लेते हैं खुद से, पर क्या है उनके ऊपर ध्यान रखना भी जरूरी होता है। इन बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए उन पर ध्यान रखना जरूरी होता है। ये देखने का दायित्व एक शिक्षिका का ही केंद्र में होता है, क्योंकि इन बच्चों की देखभाल संवेदनशीलता मैत्रीपूर्ण व पेशेवर लोगों के द्वारा ही की जाती है। इससे उनकी जो सीखते हैं ना वो बच्चे को प्रक्रिया आनंददायक बन जाती है। केंद्र में जो कार्यकर्ता होते हैं इन कुछ चीजें इनका ध्यान रख के विशेष बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। स्मृति कौशल, कार्य पर ध्यान दे पाने की क्षमता, भाषा या व्यवहार, इन चीजों का ध्यान रख के विशेष बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। अगर बच्चा विनिवर्तित व्यवहार करे, तो विनिवर्तित व्यवहार में तो बच्चा चुपचाप रहता है, वे खोए खोए रहते हैं ना, कभी कुछ करना शुरू कर दे, कभी कुछ, उनको खुद को कुछ पता नहीं रहता, चुप चुप रहते हैं, खोए खोए, दोस्त बनाना उनको पसंद नहीं रहता। ऐसे बच्चे के बच्चों के ये जो व्यवहार है वो सही नहीं है, बच्चों के लिए घुटे घुटे रहते हैं बच्चे। उसके लिए क्या माता पिता से बात करें, उन्हें भी बताएं कि देखो ये इस तरह से कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उनसे पूछें, उनसे पता करें कि क्यों करता है। उनको सलाह दे कि बच्चे को क्या दूसरे बच्चों के साथ बैठने दें, खेलने दें, मिलने जुलने दें, बात करें, दोस्त बनाएं इनके, ताकि बच्चा क्या स्वभाव से थोड़ा खुल जाए। केंद्र में भी उसे क्या ऐसे खेल खिलाएं जो ग्रुप में खेले जाते हो, फिर उसके सबके सामने प्रशंसा करे, वो किसी से बात करे तो तारीफ करे उसकी। इस तरह से इस व्यवहार से निपटा जा सकता है। अभी अगर किसी बच्चे को दृष्टि दोष है तो उसकी माँ क्या करेगी उसके विकास के लिए। तो या फिर केंद्र में भी हम क्या इस टाइप की चीजें कर सकते हैं कि बच्ची से बातचीत करते टाइम अपने निकट लाए चेहरे को छूने दे, बच्ची क्या फिर उसका अन्वेषण करेगी। इससे बच्ची को ना अपनी माँ की आवाज, गंध, स्पर्श आदि के बारे में जान पाएगी और अपनी माँ के साथ एक स्नेहमयी संबंध बना पाएगी। उससे बच्ची का सामाजिक विकास होगा। बच्ची जब घुटनों पे चलने लगे तो उसे विभिन्न वस्तुएं हाथ से में देकर महसूस करवाएं, उससे उस चीज का फिर क्या जैसे बच्ची का हाथ लगे उस चीज पे उसका नाम बोले, तो ऐसे क्या बच्ची के मन में क्या आकृति से ही उसका नाम सीख सकती है बच्ची। ऐसा करने पे बच्ची को उस चीज का ज्ञान हो पाएगा और उसे अपने आसपास के परिवेश में अन्वेषण का मौका भी मिलेगा। बच्ची को चलना फिरना सिखाने के लिए उसके हाथ पैरों को हिलाएं, ताकि बच्ची को नहीं महसूस हो कि जो अंग है वो हिलने पे कैसा महसूस होता है, चलते टाइम क्या करना है, घुटनों पे चलते टाइम क्या करना है। बच्ची शायद घुटनों के बल या पैरों पर चलने के लिए थोड़ा समय ले, पर उसकी दृष्टि दोष की कमी को पूरा करने के लिए उसे आवाज की ओर आकर्षित करें। बच्ची को चलने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ दूर खड़े हो जाए और आवाज देके पुकारे, कोई सी खिलौनों को बजाएं, तो इससे क्या बच्ची को प्रोत्साहन मिलेगा उस साइड आवाज की साइड आने के लिए। इससे उसे चलने फिरने के बारे में सीखने का मौका मिलेगा, शारीरिक विकास होगा।
बच्ची क्या 1 साल की उम्र तक कुछ शब्द भी बोलने लग जाती है। अब उसे दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बोलना तो आता है। तो उसके साथ क्या अ, अगर जैसे देखती बच्ची तो थोड़ा ज्यादा बोलना सीखती है, कि वो दूसरों के जैसे होठ पटन वगैरह होते हैं वो भी देख सकती है ना। उससे बच्ची को पता चलता है किस तरह से बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। इससे बच्ची को दूसरों के बोलने पर सुनेगी बच्ची, है ना। तो सुनने से ही बच्ची थोड़ा सा बोलने के ऊपर ध्यान दे सकती है। बच्ची को बार बार शब्द दोहरा कर बोले, बच्ची को जब भी बोले तो बोलते समय बालालाप जैसे बच्ची करे ना, तो उसको करने दे। जब बच्ची का हाथ अपने मुंह पे लगाए, जब भी कुछ एक दो शब्द बोलने, तो बच्ची को पता लगेगा कि जैसे हमने माँ बोला तो हमारा मुंह किस तरह से होठ खुले, है ना, मामा बोला तो किस तरह से खुले। इस तरह बच्ची को महसूस होगा, इससे बच्ची का भाषाई विकास होगा। जैसे सामान्य बच्चों को इस समय जैसे खुद से खाने के लिए हम सिखा देते हैं, लगभग साल भर का बच्चा होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं सोचना कि दिखाई नहीं देता तो ये कैसे खा पाएगा। खाना तो हाथ और दिमाग का यूज करना है ना, कि समन्वय बनाना है हाथ और मुंह में। तो उस तरह से उसको खाने के लिए सिखाएं, क्रियाएं करवाएं, उनका हाथ पकड़ मुंह तक लेके जाएं। ऐसा बार बार प्रयास करेंगे तो बच्चे खुद से खाने के लिए प्रशिक्षण मिलेगा बच्ची को, और आगे जाके बच्ची का विकास होगा इससे। बच्ची को नियमित रूप से नेत्र चिकित्सक के पास लेके जाएं, ताकि क्या उसका दृष्टि दोष कम है ना, ठीक होने लायक, तो उसका शायद टाइम से इलाज हो पाए। अगर स्वर्ण दोष है किसी बच्चे को, तो उसके लिए क्या करेंगे? बच्चे की स्वर्ण क्षमता को सुदृढ़ बनाना व स्वर्ण कौशल को विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं? बच्चे की अवशिष्ट स्वर्ण क्षमता को इस्तेमाल करें, उसके उपयोग से बच्चे को बोलना सिखाना ही स्वर्ण प्रशिक्षण है, जो आराम से हम घर पे कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार कर सकते हैं? सुनने की क्षमता जो बच्चे की होती है उसका उपयोग करें, सुनने की क्षमता का प्रयोग करें। सुनने की क्षमता क्या है बच्चों में? माता पिता को यह समझाएं कि बच्चा चाहे किसी चीज पे प्रतिक्रिया दे या ना दे, उनसे लगातार बातचीत करते रहे। घर पे सामान्य रोजमर्रा की जो दिनचर्या है ना, उसमें बच्चे के साथ अंतःक्रिया कई अवसर होते हैं। अब बच्चा समझो कि सुन नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम बोलना ही छोड़ देंगे। उसके साथ बोलते रहें, खाना खाते टाइम, खेलते टाइम, जब भी मौका मिले उससे बात करते रहें। ध्यान रखें कि उसका ध्यान हमारी तरफ रहे, यानी कि वो हमारे क्या हाव भाव देख सके। सुनने की क्षमता का प्रयोग, जब भी बच्चों से बात करे तो पूरे वाक्य बोले, चाहे बच्चा उसे समझे या ना समझे। यानी जब उसे कहना चाह रहे हो कि खाना खाना है, तो कहें अरे अब आपको ना खाना खाना है, मतलब पूरा शब्द बोले। इससे बच्चे के भी वाक्य दोहराने के लिए कहता, ताकि क्या बच्चों को प्रोत्साहन मिले। संकेत भाषा या अंगुली वर्तनी का प्रयोग करें। सांकेतिक भाषा में विभिन्न शब्दों के लिए निर्धारित संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या माता पिता को बताएं कि जैसे अगर बच्चों की श्रवण क्षमता कमजोर है, तो क्या वो कुछ प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बच्चे को भी सिखाएं, और खुद भी कुछ जो संकेत होते हैं ना वो सीखिए। और कुछ सामान्य संकेत होते हैं जो प्रशिक्षित की भी जरूरत नहीं होती, इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता भी ले सकते हैं, या फिर कुछ एक दो जो संकेत होते हैं घर पे भी सीख सकते हैं। इस प्रकार हम घर पर ही स्वर्ण दोष वाले बच्चे का प्रशिक्षण प्रारंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।